द अपॉइंटमेंट, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर। ठीक है, तो कुल मिला के आपसे डायरेक्टर के बारे में डिटेल में पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो सवाल है उसमें पूछ रहा है एक्सप्लेन दी अपॉइंटमेंट, मतलब डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एलिजिबिलिटी। ठीक है, जब किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा तो उसका जो है योग्यता देखा जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी देखी जाती है कि उसके पास वो सारी चीजें हैं या नहीं है। ठीक है, तो जब आप एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ोगे तो आप सेक्शन 149 पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर इसमें डिटेल में बताया गया है डायरेक्टर के बारे में। ठीक है, अब क्या है सेक्शन 149 में कंपनीज एक्ट के डायरेक्टर के बारे में प्रोविजन बताया गया है, जहां पे ये बताया गया है जब आप पढ़ोगे जाके कि कोई भी पब्लिक कंपनी होगी तो उसके अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे, कोई भी प्राइवेट कंपनी होगा तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे। ठीक है, और कोई 1 पर्सन कंपनी है तो उसके अंदर मिनिमम 1 डायरेक्टर होंगे। ये डायरेक्टर के मतलब संख्या के बारे में उसमें बताया गया है। आगे ये बताया है इस सेक्शन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी बारे में भी बताया गया है। ठीक है, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा, कैसे होगा। तो इस सेक्शन में जब आप सेक्शन 149 पढ़ोगे तो इसमें बताया गया है कि कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है उसके अंदर जो डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होते हैं, उसमें 1/3 जो डायरेक्टर होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ठीक है, मतलब उसको कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जो पार्शियलिटी है, अनबायसनेस है, वो ना हो। ठीक है, मतलब लोग बायस ना हो और पार्शियलिटी ना हो, इसके कारण इसमें ये बताया गया है। ठीक है, इसमें ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं उसकी जो नियुक्ति होती है वो इस आधार पर की जाती है कि वो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, और वो ऑनेस्ट होते हैं, उनको अपने काम से मतलब होता है, उनको किसी भी दूसरे डायरेक्टर से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो एकदम एक्सपर्ट और ऑनेस्ट होते हैं और वो कंपनी के हित के लिए काम करते हैं। और जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं, इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके फायदे के लिए काम करते हैं, ना कि कंपनी के फायदे के लिए। ठीक है, ये मेन है उसका। जब आप इसी में दूसरा प्रोविजन पढ़ोगे तो इसमें दिया हुआ है द पर्सन मस्ट हैव अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसमें बोला गया है कि कोई भी डायरेक्टर जो किसी भी कंपनी में होगा उसका खुद का एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ठीक है, इसके बारे में किस सेक्शन में प्रावधान है, तो जब आप कंपनीज एक्ट के सेक्शन 152 पढ़ोगे, 153 पढ़ोगे, 154 पढ़ोगे तो इसमें डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में बताया गया है कि कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनता है, ठीक है, तो उसको एक DIN नंबर के लिए एप्लीकेशन करना होता है और उसको DIN नंबर लेना होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो जब आप डायरेक्टर कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में पढ़ोगे तो इसमें सबसे पहले डायरेक्टर होता है, उसका नाम है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, ये कंपनी के अंदर होने वाले दिन प्रतिदिन जो मतलब डेली बेसिस के जो काम होते हैं वो उनको ऑपरेट करते हैं, ये होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लिखा ये भी हुआ है इसमें। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब होता है इन्वॉल्व इन अ डेली ऑपरेशन। ठीक है, दूसरा होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉट इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशन, कंपनी के डेली ऑपरेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैं आगे पूरे डिफिनेशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, तीसरा होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, कि कोई भी इन्वेस्टर्स वगैरह वो जो है और कोई लिस्टेड कंपनी होती है वो भी जो है अपने यहाँ पे 1/3 कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ताकि पार्शियलिटी ना हो और शेयर होल्डर के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। और नेक्स्ट होता है नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अपने तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, या कोई इन्वेस्टर है जो अपने हित के लिए अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करता है। ठीक है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसा लगाता है वो भी अपना एक डायरेक्टर कंपनी के अंदर अपॉइंट करके रखता है, वो होता है नॉमिनी डायरेक्टर। लास्ट है इसमें पांचवा एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखते हैं जब उनको किसी तरीके के काम में एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं।
ये हो गया मोटा मोटी ये 5 टाइप के डायरेक्टर। अब मैं डेफिनेशन के साथ बताता हूँ। जब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का डेफिनेशन ढूंढोगे गूगल पर, तो उसमें बताया गया है ए फुल टाइम एम्प्लॉई एंड अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, हु इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑपरेशन एंड इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के अंदर ही होते हैं, और वो डे टू डे, ठीक है, कंपनी के मैनेजमेंट में, ऑपरेशन में और इंटरनल अफेयर में अपना एक्टिवली पार्टिसिपेशन देते हैं, ठीक है। तो ये होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दूसरा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ए बोर्ड मेंबर नॉट इन्वॉल्व इन द कंपनीज डे टू डे मैनेजमेंट बट प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, ओवरसाइट एंड गवर्नेंस टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो डायरेक्टर होते हैं ये बोर्ड मेंबर होता है, और ये डे टू डे कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। ये सिर्फ अपने गाइडेंस देते हैं कंपनी को समय समय पर, ठीक है, और कंपनी के गवर्नेंस को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये हो गया दूसरा। तीसरा इसके अंदर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? तो ये एक नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर होता है, ठीक है, जो कंपनी से फ्री होता है, उसको कंपनी से कोई लालच नहीं होता, ठीक है। तो वो जो है कंपनी से जब कोई उसको लालच नहीं है तो वो क्या करेगा, वो शेयर होल्डर के बारे में बात करेगा, ठीक है। पार्शियलिटी ना हो कंपनी के अंदर, बायसनेस ना हो, ठीक है, शेयर होल्डर के बीच और कंपनी के बीच, तो उसको ये इंश्योर करते हैं कि वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। और ये जो है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो एक तरीके से एक्सपर्ट होता है, और ऐसे एक्सपर्ट को लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 1/3 मतलब जो नियुक्ति होती है, ठीक है, उसमें उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। लास्ट है फोर्थ, लास्ट नहीं, ये फोर्थ नंबर का है, नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर और गवर्नमेंट to a company's board of director to represent their interest in the कंपनी, ठीक है। तो मैं अगर मान के चलिए इन्वेस्टर हूँ, मैं किसी कंपनी में पैसा लगाया है, तो मुझे अगर डर है कि मैंने बहुत सारा पैसा लगाया है और कंपनी के अंदर मेरा कोई आदमी नहीं है, तो मैं एक तरीके से नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूँ। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी अपॉइंट कर सकता है और गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है अपना नॉमिनी डायरेक्टर कंपनी के अंदर, ठीक है। पांचवा है एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर वो बंदा होता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जब कंपनी को किसी एक्स्ट्रा एक्सपर्ट की जरूरत होती है एनुअल जनरल मीटिंग के दरमियान, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5 तरीके का डायरेक्टर। अब नेक्स्ट है आपका इसमें मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट। डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे कैसे किया जाता है, किन किन तरीकों से किया जाता है, उसके मोड्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जब किसी डायरेक्टर की को अपॉइंट करते हैं तो उसके बारे में सेक्शन 152 में बताया गया है। बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, वो डायरेक्टर कहलाता है एडिशनल डायरेक्टर, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सपर्ट के तौर पे उनको अपॉइंट करते हैं, इसके बारे में सेक्शन 161 में बताया गया है, ठीक है। जब कोई डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी होती है तब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। तीसरा है इसके अंदर बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, जैसे नॉमिनी डायरेक्टर है। ये नॉमिनी डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? थर्ड पार्टी ही करता है। मैं इन्वेस्टर हूं, मैं क्या हूं? थर्ड पार्टी हूं। मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, मैं अपना एक डायरेक्टर रख रहा हूं, तो मैं थर्ड पार्टी हूं। तो मैं जब डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा बाय थर्ड पार्टी, ठीक है। तो इन्वेस्टर, गवर्नमेंट अथॉरिटी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करता है तो वो एज अ थर्ड पार्टी ही अपॉइंट करता है, और वो डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर कहलाता है, ठीक है। फोर्थ है बाय ट्रिब्यूनल। जो ट्रिब्यूनल होते हैं, ठीक है, वो क्वासी जुडिशियल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो जो मामले कंपनी से जुड़े हुए होते हैं उसका जो रिजॉल्व करता है वो करते हैं ट्रिब्यूनल।
तो जब कोई कंपनी के बारे में मैटर जाता है ट्रिब्यूनल के पास, तो ट्रिब्यूनल भी उस कंपनी के लिए डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है अपने तरफ से, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास कब यह अधिकार जाता है, जब कंपनी को ये कोर्ट के पास ये कब जाता है अधिकार ट्रिब्यूनल के पास, जब कंपनी में कोई मिसमैनेजमेंट हो, ठीक है, या कंपनी में कोई ऑपरेशन हो। तो ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है जो कि सेक्शन 242 में बताया गया है, तो उस परिस्थिति में ट्रिब्यूनल भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। तो ये हो गए फॉर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट या मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर पावर ऑफ अ डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर का क्या क्या पावर है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब आप सेक्शन 179 पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट का, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर दिया गया है कि जो भी कंपनी के अंदर काम है, ठीक है, जो भी उसमें एक्टिविटीज होगी, सबके लिए उसको पावर एम्पावर्ड किया गया है, ठीक है, उनको पावर दिए गए हैं। अंडर सेक्शन 179 of the Companies Act, the board of director is empowered to exercise all such powers of the company subject to provision in the act or the company's article of association, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ पावर एक्सरसाइज करने के लिए एम्पावर्ड किया गया है, ठीक है। लेकिन वो कंपनी एक्ट के प्रोविजन और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुकूल ही वो उस पावर को एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो मतलब सब्जेक्ट टू कंडीशन है, बियॉन्ड वो नहीं जाएंगे, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद है उनके पास दो तरीके का पावर है, एक है जनरल पावर, एक है स्पेसिफिक पावर, ठीक है। तो जनरल पावर में क्या क्या है, जनरल पावर में पहला है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, कंपनी के जो भी अफेयर्स होंगे, जो भी मसले होंगे, वो उसको मैनेज कर सकते हैं, ये पहला पावर है उनका जनरल पावर के अंदर। दूसरा है बोरोइंग फंड, वो फंड्स भी बोरो कर सकते हैं, ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, कंपनी के फंड को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं जगह जगह पे, ठीक है। और फोर्थ है अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने का भी पावर डायरेक्टर के पास होता है। स्पेसिफिक पावर दिया गया है विद बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, ये बोर्ड के साथ ही डिसाइड किया जा सकता है, तो वो पावर स्पेसिफिक पावर होते हैं। तो पहला है टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के कॉल को जो टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर। दूसरा है टू ऑथराइज्ड बाय बैक सिक्योरिटी, टू तीसरा है टू इशू सिक्योरिटी। फोर्थ है अप्रूव मर्जर एक्विजिशन और अमलगमेशन। और पांचवा है टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस, ठीक है। तो इसमें पहला बता रहा है टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर को बुला सकते हैं वो। दूसरा है बाय बैक सिक्योरिटी को भी ऑथराइज कर सकते हैं ये। तीसरा है सिक्योरिटी भी इशू कर सकते हैं। चौथा है कि कोई कंपनी मर्ज होना चाहती है तो भी वो मर्ज करने का मतलब पावर है उनके पास, अक्वायर करने का भी पावर है और अमलगमेशन का भी पावर है, ठीक है। ये तीनों पावर डायरेक्टर के पास होता है, लेकिन ये बोर्ड रेजुलेशन के साथ ही इनको ये पावर मिलता है। और इसके बाद है डाइवर्सिफाई द बिजनेस। नोट में है सम डिसीजंस रिक्वायर्ड शेयर होल्डर अप्रूवल वाया स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट इज सेलिंग सब्सटेंशियल एसेट, बोरोइंग बियॉन्ड लिमिट। ये बोल रहे हैं कि कुछ जो डिसीजंस होते हैं डायरेक्टर के, ठीक है, जो उनके राइट हैं, लेकिन वो राइट कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो शेयर होल्डर के अप्रूवल से वो राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कंपनी का कोई सब्सटेंशियल एसेट बेचना है तो वो उनके पास राइट है, लेकिन वो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे, ठीक है, तब वो राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के ड्यूटीज क्या क्या है। तो सबसे पहले स्टेट्यूटरी ड्यूटी है, मतलब कानूनी ड्यूटी, सेक्शन 166 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है सबसे पहला एक्ट इन गुड फेथ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये बोल रहा है कि कोई भी डायरेक्टर जो होगा उसका पहला ड्यूटी ये होगा कि वो गुड फेथ में एक्ट करेंगे, ठीक है, जिससे कंपनी का भला हो। दूसरा है एक्सरसाइज ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस। ये बोल रहा है कोई भी डायरेक्टर है उसको जो काम करना है तो वो अपने काम को कैसे करेंगे, एकदम रीजनेबल केयर के साथ, ठीक है, और वो अपने स्किल और डिलीजेंस के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि काम किए नेग्लिजेंस के साथ कंपनी को नुकसान पहुंचा दिए, कोई रीजनेबल केयर नहीं किए, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये ड्यूटी है उनकी। तीसरा है अवॉइड सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
ये डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो ऐसा कोई सिचुएशन अराइज ना होने दे जहां पे इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट है नॉट गेन अनड्यू एडवांटेज टू देमसेल्फ और अदर। कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है तो कोई भी वो ऐसा अनड्यू एडवांटेज नहीं लेगा। ठीक है। कंपनी के अंदर कंपनी को अपना परिवार समझेगा। ठीक है। इस तरीके से दिया गया है। लास्ट है इसमें नॉट असाइन देयर ऑफिस विदाउट बोर्ड अप्रूवल। ठीक है। वो अपने काम किसी और को नहीं सौंप सकते जब तक बोर्ड से अप्रूवल नहीं मिल जाए। ये ड्यूटीज है और ये ड्यूटी सेक्शन 166 में बताया गया है, इसीलिए ये स्टेट्यूटरी ड्यूटी है। फिड्यूशरी ड्यूटी है लॉयल्टी टू द कंपनी, कंपनी के साथ आपको लॉयल रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कंपनी में कोई भी मतलब अंदर क्या बोलते हैं उसको इंटरनल मैटर है तो आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है जिससे कंपनी को नुकसान हो सके। ठीक है। और तीसरा है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कंपनी के लिए किसी भी डायरेक्टर की ड्यूटी होती है। लास्ट इसमें अदर ड्यूटीज है, वो है अटेंड बोर्ड और कमिटी मीटिंग। डायरेक्टर का ये ड्यूटी है कि कोई भी मीटिंग होता है कंपनी के अंदर तो वो अटेंड करे। दूसरा है इंश्योर कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजन है उसको कंप्लाई करेंगे, वो ये इंश्योर करेंगे, ये ड्यूटी है डायरेक्टर की। और लास्ट डायरेक्टर की ड्यूटी है ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग। ठीक है। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग पे उनका पूरा ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके अंदर ड्यूटी के तौर पे दिया गया है। दूसरा है आपका एक्सप्लेन द रूल इन फॉस वर्सेस हार्बोटल अलोंग विद एक्सेप्शन। ठीक है। ये दूसरा केस लॉ है, केस लॉ के ऊपर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। केस लॉ में दिया हुआ है द रूल इन फॉस वर्सेस हार्बोटल 1843 का मैटर है ये। ठीक है। इज अ फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ कंपनी लॉ। इट डील्स विद द प्रॉपर प्लेंटिफ इन एक्शन इन्वॉल्विंग रॉन्ग्स डन इन टू अ कंपनी। हियर्स अ ब्रेकडाउन। अभी यहाँ पे दिया है द रूल इन फॉस वर्सेज हार्बोटल। बेसिक प्रिंसिपल क्या था इसके अंदर, वेयर अ रॉन्ग इज एलिज्ड टू हैव बीन डन टू अ कंपनी द प्रॉपर कंप्लेनेंट इज क्लेमेंट इज द कंपनी इटसेल्फ नॉट इंडिविजुअल शेयर होल्डर। ठीक है। इस कंपनी के शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो ये कंपनी का जो मेन प्रिंसिपल था वो था मेजोरिटी प्रिंसिपल रूल। ठीक है। इस केस में क्या हुआ था मैं शॉर्ट में बताता हूँ पहले, फिर मैं पढ़ के बता दूंगा। इस केस का फैक्ट इस तरीके का है कि दो शेयर होल्डर था। ठीक है। उसका ना एक का नाम था फॉस, एक का नाम था टॉर्टन। ये दोनों जो थे किसी कंपनी में शेयर होल्डर थे। उसमें उसने ये देखा कि कंपनी का जो डायरेक्टर है, ठीक है, उसने कोई ऐसी इलीगैलिटी की थी, ठीक है, जिसके कारण कंपनी को नुकसान हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे वो कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर आरोप लगाते हैं, दो तरीके का आरोप लगाता है। ठीक है। कोर्ट के सामने कि कंपनी के डायरेक्टर ने इलीगल ट्रांजैक्शन किया है जिससे कंपनी को नुकसान हुआ है। ठीक है। और दूसरा लगाया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो भी डायरेक्टर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड नहीं है। ये दो उनका जो है ऑब्जेक्शन था, किसका, फॉस एंड टॉर्टन का। तो जो कंपनी को नुकसान हुआ है इनके कारण, उसकी भरपाई भी ये डायरेक्टर खुद करें। ठीक है। ये उन दोनों का दलील था कोर्ट के सामने। कोर्ट का ऑर्डर क्या था, कोर्ट ने माना, कोर्ट ने कहा कि ये कंपनी का इंटरनल मामला है। ठीक है। ऐसे में कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर जब इसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस पर उनको डिसीजन लेना था और वो कुछ नहीं ले रहे हैं, तो इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। सिर्फ आप दो ये बोल रहे हो कि डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ गलत काम किए और जिसके कारण नुकसान हुआ। बाकी के जो अनगिनत शेयर होल्डर हैं उनके नजर में तो उसने कोई गलती नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी कोर्ट ने कहा कि जब मेजोरिटी इंटरनल मामले में कुछ नहीं बोल रहा है तो ये माइनॉरिटी के बात पर कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया आगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर आर नॉट मेंटेनेबल। ठीक है। मतलब कोर्ट ने कहा कि एक्शन टेकन बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर आर नॉट मेंटेनेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो एक्शन लेने की बात कर रहे हैं वो मेंटेनेबल नहीं होगा। ठीक है। लेकिन कोर्ट ने कुछ एक्सेप्शन दिया
कि कब कब माइनॉरिटी भी एक्शन ले सकता है उन डायरेक्टर्स के ऊपर जिसके कारण कंपनी को नुकसान हुआ है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे सवाल यही पूछ रहा था कि एक से ये फर्स्ट वर्सेस हार्बोटल के केस में क्या हुआ था, ठीक है, रूलिंग क्या था और एक्सेप्शन क्या थे। तो कोर्ट ने जो एक्सेप्शन दिया था उसमें एक्सेप्शन में बताता हूँ, फिर मैं पढ़ूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ना कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो भी सही बात है, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे मेजरली, ठीक है, माइनॉरिटी और मेजोरिटी के ऊपर ही दलील दिया था। ठीक है, कि यहाँ पे आप एक दो शेयर होल्डर हैं जो और वो मतलब डायरेक्टर्स के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, बाकी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो उस पर कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो माइनॉरिटी को यहाँ पे कोर्ट ने मेंटेनेबल नहीं माना था। ठीक है, आप जो बोल रहे हो ना वो भी प्रिंसिपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसमें पूरा पढ़ूंगा। ठीक है, तो कोर्ट ने कुछ एक्सेप्शन दिया कि कब कब माइनॉरिटी भी डायरेक्टर्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर एक्शन ले सकता है जब कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड कोई एक्शन लेता है। ठीक है, काम करता है, तब जो है माइनॉरिटी भी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी सू कर सकता है। कोई कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं वो इलीगल या फ्रॉडुलेंट एक्ट करते हैं तो भी माइनॉरिटी क्लेमेंट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है इन्वेजन ऑफ पर्सनल राइट। ठीक है, अगर कोई डायरेक्टर या जो भी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे किसी शेयर होल्डर के पर्सनल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, जैसे मान के चलिए मुझे वोट देने का अधिकार था, मुझे वोट नहीं दिया गया, देने दिया गया। ठीक है, मुझे डिविडेंड लेने का अधिकार था, मुझे नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई मसला होता है तो जो माइनॉरिटी है, मतलब एक आध लोग जिसको क्लेम करना है या जिसको सू करना है वो कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन में दे दिया गया कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और लास्ट है इसमें एक्शन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी और फ्रॉड ऑन दी माइनॉरिटी। अगर माइनॉरिटी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो भी माइनॉरिटी केस कर सकता है कंपनी के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसमें पढ़ देता हूँ। इन द रूल ऑफ फर्स्ट वर्सेस हार्बोटल, बेसिक प्रिंसिपल क्या था इसके अंदर, केस का बैकग्राउंड। टू शेयर होल्डर फर्स्ट एंड टॉर्टन sued the company's director for misapplying company property. ठीक है, the court held that because the wrong was done to the company, only the company through proper procedure could sue. ठीक है, ये इसमें दिया गया है क्योंकि ये चैट जीपीटी से लिया गया था। ठीक है, मैं जब इस केस को डिटेल्ड में यूट्यूब पे पढ़ा तो मैंने उसमें पाया कि ये जो केस है वो माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी का केस था और कोर्ट ने यहाँ पे इस केस में मेजोरिटी रूल प्रिवेल का जो है दलील दिया था और कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे देखो आगे दिया हुआ है मेजोरिटी रूल का रैशनल में दिया है मेजोरिटी रूल, इफ अ रॉन्ग कैन बी रेटिफाइड बाय मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर। ठीक है, तो यहाँ इस केस में मेजोरिटी ने उस डायरेक्टर्स के लिए या उसके साथ जो भी हुआ था उस पर कोई भी वो डिसीजन नहीं दिया। ठीक है, उनको लगा कि नहीं सही हो रहा है तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो जब मेजोरिटी शेयर होल्डर ने रेटिफाई कर दिया तो फिर कोर्ट उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, ये भी इसको केस में मेजर आया था। और आप जो आरती बोल रही हो ना, ये भी कहा था कोर्ट ने, ठीक है, कि कंपनी को अगर केस करना है तो कंपनी खुद भी उसके ऊपर केस कर सकता है क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, अगर कोई ऐसा रॉन्ग डन हुआ है तो कंपनी उसके ऊपर केस कर सकता है, शेयर होल्डर जो माइनॉरिटी है वो नहीं कर सकते, ये भी है। ठीक है, तो ये केस का बैकग्राउंड था। कोर्ट का रेशनल क्या था, सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। जब कंपनी खुद में लीगल पर्सन है, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर से अलग है, वो चाहे तो खुद ही सू कर सकती है। दूसरा कोर्ट ने कहा था मेजोरिटी रूल, इफ अ रॉन्ग कैन बी रेटिफाइड बाय अ मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर ने कुछ किया ही नहीं उस केस में, उनको लगा ही नहीं कि कुछ गलत हुआ है। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि फिर हम एक दो जो शेयर होल्डर हैं उनके बात पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है, और ये क्यों हुआ था, तो अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ सूट को प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया था। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने इसमें एक्सेप्शन भी दिया था कि कब कब कोई माइनॉरिटी सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया जब कोई कंपनी अपने एक्ट से ऊपर, अपने पावर से ऊपर काम करने लगे, ठीक है,
तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। इलीगल और फ्रॉडुलेंट एक्ट हुआ है तो भी एक्शन ले सकता है माइनॉरिटी, ठीक है। फिर इन्वेजन ऑफ पर्सनल राइट, किसी बंदे का पर्सनल राइट वायलेट हो गया, इन्वेज कर लिया गया, ठीक है। जैसे वोटिंग का अधिकार था, डिविडेंड का अधिकार था, नहीं मिला तो वो सू कर सकता है, उसके लिए फिर उसको मेजोरिटी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का इसमें पूरा प्रोविजन दिया गया है। सवाल है, एक्सप्लेन दी प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में कंपनीज एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा प्रावधान किया गया है कि कैसे किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें पहला दिया है 139 में, फर्स्ट ऑडिटर हु अपॉइंट्स, पहले कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, तो कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर। कब अपॉइंट करता है, तो जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके विद इन 30 डेज में फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाती है, ठीक है। उनका टेन्योर कितना होता है, अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। जब फर्स्ट एजीएम होता है उस वहां तक, ठीक है, उनका टेन्योर होता है फर्स्ट ऑडिटर का। इफ बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट, ठीक है, मेंबर शेयर होल्डर अपॉइंट द ऑडिटर इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 19 डेज, ठीक है। अगर बोर्ड फेल हो जाता है ऑडिटर को अपॉइंट करने में, ठीक है, विद इन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी 13 डेज, ठीक है, ठीक है, तो 90 दिनों के भीतर शेयर होल्डर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। अप्लाइज टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज, तो ये जो फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का जो प्रावधान है सेक्शन 139 में, ये सभी कंपनियों पे लागू होता है एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। दूसरा ऑडिटर होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर, मतलब फर्स्ट ऑडिटर के बाद का जो ऑडिटर होता है वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहलाता है। कौन अपॉइंट करता है इनको, तो मेंबर ऑफ द कंपनी इन द एजीएम, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग में जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो जो है अपॉइंट करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर को। इनका टेन्योर कितना होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन removed by the Companies Amendment Act 2070, no more yearly ratification, ठीक है। इसमें बताया गया है ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स होंगे उनके पीरियड होंगे 5 साल, ठीक है। इनको बाद में रेटिफाई किया गया था, ठीक है, 2017 के अमेंडमेंट में। अब नो मोर ईयरली रेटिफिकेशन, मतलब अब हर 5 साल में उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, खत्म कर दिया गया, ठीक है। मतलब एक ही बार किसी को अपॉइंट किया जा सकता है ऑडिटर को 5 साल के लिए, इसके बाद आपको दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट किया करना पड़ेगा, ठीक है। ऑडिटर होल्ड्स ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th AGM आफ्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है। कोई भी ये जो अपॉइंटमेंट होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर का, उनका जो टेन्योर होता है वो ऑफिस का, वो 6th AGM मीटिंग के कंक्लूजन तक होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका तीसरा, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए जो ऑडिटर अपॉइंट होते हैं वो कैसे होता है, अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनका जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो अपॉइंट होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा, कैग के द्वारा, ठीक है। कब अपॉइंट होता है वो होता है व्हेन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है, कमेंस होता है, तो उसके 180 डेज के भीतर उनको जो है अपॉइंट किया जाता है। इनका टेन्योर कब होता है, क्या होता है, अंटिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम, एजीएम के कंक्लूजन तक, ठीक है, उनका टेन्योर होता है। उसके बाद फिर उनको निकाल दिया जाता है, फिर बाद में अपॉइंट किया जाएगा। अब री अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ठीक है, किसी ऑडिटर का, उसके बारे में प्रावधान किया गया है सेक्शन 139 के सब क्लॉज 9 में, ठीक है। क्या कहा गया है, देखिए, ऑडिटर इज एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट इफ नॉट डिस्क्वालिफाइड, अगर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है तो उसको री अपॉइंट किया जा सकता है। नॉट एक्सप्रेस्ड
अनविलिंगनेस, ठीक है, उसने अपना अनविलिंगनेस एक्सप्रेस नहीं किया होगा कंपनी के अगेंस्ट, तो उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। नो स्पेशल रेजुलेशन पास फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ समवन एल्स, किसी और को अपॉइंट करने के लिए कोई रेजुलेशन पास नहीं किया गया होगा तो उसी ऑडिटर को फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है। ठीक है, लिस्टेड कंपनीज और अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़। ठीक है, तो कंपनीज का जो कंपनी के जो ऑडिटर होते हैं उनके रोटेशन के बारे में भी बताया गया है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ठीक है, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी के लिए और पब्लिक कंपनी के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं। इंडिविजुअल एज ऑडिटर मैक्सिमम 1 टर्म ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ 5 ईयर। ठीक है, कोई भी ऑडिटर किसी को अपॉइंट किया जाता है तो उनको 5 साल तक के लिए ही रखा जा सकता है। ऑडिट फर्म मैक्स 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स ईच। ठीक है, किसी ऑडिटर फर्म है, ठीक है, कोई मतलब होता है ना, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं या फर्म है जो ऑडिटर ऑडिट करने की सुविधाएं देती हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके के फर्म को हायर किए हो तो आप उनको 5 साल के लिए 2 बार रख सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि 5 साल के लिए आपने एक बार रख लिया, इसके बाद आप एक बार गैप रखो और फिर उसको एक बार और मौका दो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा, कूलिंग ऑफ पीरियड आपको रखना पड़ेगा, मतलब 5 साल आप रख लीजिए, फिर किसी और को अपॉइंट कीजिए, फिर आप उसको 5 साल के बाद रीअपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोविजन दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का। सेक्शन 141 में दिया गया है कि अगर किसी को भी किसी ऑडिटर को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके बारे में कैसे कर सकते हैं। एंड ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड इफ ही एंड शी इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कोई बंदा कंपनी में एम्प्लॉय है या ऑफिसर है तो उसको ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, दूसरा है होल्ड सिक्योरिटीज इन दी कंपनी। अगर कंपनी के अंदर उसने सिक्योरिटी होल्ड कर रखा है तो उसको ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, हैज अ बिजनेस रिलेशन विद दी कंपनी, कंपनी के साथ किसी भी तरीके से बिजनेस में है तो उसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। और लास्टली रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल। ठीक है, डायरेक्टर का रिलेटिव है अगर कोई तो भी उसको ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसमें एक क्लॉज मैंने छोड़ दिया था, फाइलिंग विद आरओसी। फॉर्म ऑडिट 1 मस्ट बी फाइल्ड विद इन दी आरओसी विद इन 15 डेज ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो 15 दिनों के भीतर उनको ऑडिट 1 करके एक रिपोर्ट होता है वो आरओसी में जमा करना होता है। ठीक है, तो ये था इसके अंदर मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू बाय बैक ऑफ शेयर्स आर गवर्न अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, स्पेसिफिकली सेक्शन 68 to 70। ठीक है, तो सेक्शन 68 से 70 के अंदर बायबैक ऑफ शेयर के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है बायबैक शेयर रेफर्स टू अ कंपनी परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स shareholders, thereby reducing the number of share in circulation. It is a method of returning surplus cash to shareholders and improving financial ratios like earnings per share EPS। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है बेसिकली, मोटा मोटी मैं बताऊं, बायबैक शेयर जो होता है किसी भी कंपनी का, ठीक है, जब कंपनी कोई शेयर इशू करता है, आपको पता होगा शेयर होल्डर से बेचते हैं। ठीक है, तो जब कंपनी को ऐसा लगता है कि कंपनी अब ग्रो कर रहा है, ठीक है, अब कंपनी को किसी को शेयर बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो एक मुनासिब दाम तय करते हैं कि भाई अगर आपको शेयर वापिस से बेचना है, आपने खरीदा था, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, ठीक है, अब मुझे उस कंपनी का शेयर बेचना है और कंपनी मेरे शेयर वापिस से खरीदना चाहती है मेरे से ही, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बायबैक ऑफ शेयर। ठीक है, तो बायबैक शेयर कंपनी लॉ के अंदर एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कंपनी अपने ही शेयर्स को जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे वापस खरीद लेती है। ठीक है, ताकि मार्केट में जो उनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं
उनका संख्या कम हो, ठीक है, और उनके पास सारे शेयर्स वापिस आ जाए और कंपनी को ओनरशिप के तरफ से, मतलब एक होता है ना कि भाई मेरा कंपनी पे पूरा वर्चस्व हो, ठीक है। एक समय पे मैं गरीब था, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मेरे पास 4 जमीनें थी, मैंने 4 में से 3 को बेच दिया एक टाइम पे, और जब एक टाइम पे मेरे पास बहुत पैसा आया तो मैं वो तीनों घर वापिस लेना चाहता हूँ, तो मैं वो तीनों घर पे ओनरशिप वापिस क्लेम करूंगा, तो मैंने जिससे बेचा था उसे खरीदना पड़ेगा। तो एज इट इज यहाँ पे होता है, ठीक है। जब कंपनी को ग्रो करना होता है, पैसे की जरूरत होती है, तो वो अपने शेयर दूसरे से बेचता है, ठीक है। और जब कंपनी को ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब मैं अपने, मतलब कंपनी के पास अब बहुत सारा पैसा है, अब जो भी शेयर बाहर है, ठीक है, जिससे हमने बेचे थे, हम वापिस से खरीद लेते हैं उनसे, तो हमारा जो है ओनरशिप है शेयर्स पे वो बढ़ जाएगा, उनका स्टेक बढ़ जाएगा, ठीक है। यही होता है बायबैक ऑफ शेयर, ठीक है। तो बायबैक का शेयर का मूल अर्थ जो होता है, कंपनी अपने ही शेयर्स को शेयर होल्डर से मार्केट प्राइस में या उससे ज्यादा दाम दे के भी खरीद सकती है। अब मेरे पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, मैंने 10 रुपए में शेयर बेचे थे, अब मुझे लगता है कि नहीं, मेरे शेयर में 11 रुपए में वापस खरीद लूं, और सामने वाला बेचना चाहता है, खरीद सकता हूं मैं, ठीक है। तो शेयर मार्केट के प्राइस से शेयर होल्डर उससे ज्यादा कम देख सकता है, ठीक है। तो कंपनी जब अपने शेयर होल्डर से वापस खरीदती है, ठीक है, कुछ भी कीमत हो उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बायबैक ऑफ शेयर कहलाता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और इसके सारे नियम सेक्शन 68 से सेक्शन 70 के अंदर प्रोविजन बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है प्रोविजन देखिए, अब यहाँ पे दिया है सेक्शन 68 के अंदर सोर्सेस ऑफ बायबैक। पहला है, ए कंपनी कैन बाय बैक इट्स ऑन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आउट ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बट नॉट ऑफ द सेम काइंड दैट इज बेइंग बाउट बैक, ठीक है। तो ये जो ये बायबैक ऑफ शेयर है, वो इस तरीके से कंपनी जो है खरीद सकती है, ठीक है। दूसरा है मेथड ऑफ बायबैक, कैसे बायबैक कर सकते हैं, टेंडर ऑफर, प्रोपोर्शनल ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर से उनसे आपने बेचा था, आपको आपको उनको प्रोपोर्शनल ऑफर देना है कि भाई मुझे खरीदना है ये शेयर वापिस से, आपको बोलो कितने में बेचना है, ठीक है। आप उनको ऑफर दो, प्रोपोर्शनल ऑफर, अगर उनको बेचना होगा बेच देंगे, आप टेंडर ऑफर दिए, खरीद लो। दूसरा, आप ओपन मार्केट पर परचेज कर सकते हो, ठीक है, थ्रू एक्सचेंज या बुक बिल्डिंग। तीसरा है फ्रॉम ऑड लॉट शेयर होल्डर, ठीक है। और चौथा है एम्प्लॉय शेयर होल्डर ट्रस्ट और ESOP, ठीक है। इसके तहत भी कंपनी जो है अपने बायबैक शेयर खरीदती है, ठीक है। इसमें किसी को डिटेल में कुछ आइडिया हो तो अपना बता सकते हैं, मुझे जितना पता था वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट है लिमिट ऑफ बायबैक। कंपनी ऐसा नहीं है कि सारे बायबैक शेयर खरीद लेगी, ठीक है, उसमें भी कुछ लिमिटेशन दिया गया है। पहला है मैक्सिमम बायबैक 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, ठीक है, इतने ही वो कंपनी खरीद सकती है वापिस से, ठीक है। इसके बाद है बायबैक शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। AOA में इसके बारे में प्रोविजन होना चाहिए कि कंपनी अपने शेयर बायबैक कर सकती है, तभी वो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बाद है, इसके अंदर टाइम फ्रेम भी बताया गया है। बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग और ए बोर्ड स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। कंपनी जब बायबैक करना चाहती है अपने शेयर को, तो जब कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन निकालती है, ठीक है, उसके विद इन 1 ईयर ही आप बायबैक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको फाइलिंग और कंप्लायंस करना पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फाइल फॉर्म SH8, ये आप लोगों को पता होगा जो कंपनी में काम करते होंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी साइंड बाय 2 डायरेक्टर, वन ऑफ whom मस्ट बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, उनके द्वारा ये साइन किया जाता है। फिर रजिस्टर ऑफ शेयर बाउट बैक, फिर होता है रिटर्न ऑफ बायबैक विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। तो मतलब ये एक तरीके से प्रोसीजर है, आप अचानक से मुंह उठा के नहीं बोल सकते कि मुझे अपने शेयर सारे जो भी शेयर होल्डर से बेचे थे वो वापस लेना है, नहीं, आपको इसके लिए डिक्लेरेशन निकालना होता है, फिर रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है,
फिर विद इन 30 डेज उसको कंप्लीट करना होता है, फिर आपके रिटर्न और बाय बैक होते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोविजन इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसमें डिटेल्ड में है। ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ शेयर, द शेयर बाउट बैक मस्ट बी फिजिकली डिस्ट्रॉयड और एक्सटिंग्विश्ड विद इन 7 डेज। ठीक है, इसके बाद है रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 70, बाय बैक शेयर कंपनी कब कब नहीं कर सकती है, कैसे नहीं कर सकती है, उसके रेस्ट्रिक्शन दिए हैं अंडर सेक्शन 70 में। ठीक है, क्या है रेस्ट्रिक्शन? ए कंपनी कैन नॉट बाय बैक शेयर, पहला थ्रू सब्सिडियरी कंपनी, अपने सब्सिडियरी कंपनी से बाय बैक नहीं कर सकती। जैसे जियो कंपनी है, ठीक है, जियो प्राइवेट लिमिटेड, वो कौन सा कंपनी है? वो होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि वो मेन है। अब उसके अंदर जो सब्सिडियरी कंपनी है, मान के चलिए उनके अंदर जियो टेलीफोन वाला है, जियो बिजली वाला है ना, मतलब रिलायंस जियो है, इसके बाद रिलायंस का अपना बिजली का है, ठीक है, लाइट का। ठीक है, तो जब कोई कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है, वो सब्सिडियरी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके शेयर बायबैक नहीं कर सकते। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा है थ्रू इन्वेस्टमेंट और ग्रुप कंपनी के जरिए भी आप बायबैक नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, डिबेंचर, ठीक है, टर्म लोन और इंटरेस्ट पेमेंट, तो भी कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है अपने शेयर। ठीक है, तो ये दिया गया है आपके इसके सेक्शन 68 से 70 के अंदर। बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में मुझे इतना ही पता था। अगर किसी को इसमें कुछ एलेबोरेट करना है तो प्लीज करिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज प्रोमोटर, डिस्कस हिज पोजीशन, स्टेट द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो प्रोमोटर कौन होता है? मैंने शुरू के लेक्चर में भी बताया था, जब कोई बंदा कंपनी को शुरू करता है, ठीक है, स्टार्ट करता है, उसमें जो मेहनत करता है, ठीक है, वही प्रोमोटर कहलाता है। बाद में मान के चलिए मैं हूँ, आरती है, कैरोलिन मैडम है, 4-5 लोग मिल गए, चारों पांचों को लगा कि किसी एक मतलब कोई कंपनी बनानी चाहिए। मेरे पास बहुत सारा लेदर है, आरती के पास बहुत सारे मजदूर हैं, कैरोलिन मैडम के पास एक अच्छा सा प्लॉट है, ठीक है, किसी और एक को ले लिया, उसके पास जो है अच्छा खासा पैसा है जो लगाएगा। 4-5 मिलके आदमी जब हम किसी कंपनी को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? वो लोग कहलाते हैं प्रोमोटर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही, उनके ही मेहनत से, ठीक है, कंपनी जो है फॉर्म हुई है। तो मैं पढ़ देता हूं, ये होता है बेसिकली प्रोमोटर। ए प्रोमोटर इज एन इंडिविजुअल और एंटिटी दैट अंडरटेक्स द प्रिलिमिनरी वर्क नेसेसरी टू एस्टैब्लिश अ कंपनी। ठीक है, प्रिलिमिनरी वर्क का मतलब क्या होता है? यही होता है, जब कोई कंपनी बनानी होती है तो ऐसे तो नहीं है कि रात में सपना देखे सुबह में कंपनी बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। उसके लिए कुछ लोगों का एक साथ आना, अगर एक बंदा कंपनी चालू करना चाहता है तो उसको भी उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है, अगर बहुत 2-4 लोग मिल के कुछ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं, कोई बंदा पैसा लगाना चाहता है, कोई बंदा जमीन देना चाहता है, ठीक है, तो जो मतलब बेसिकली ये है कि किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, जो प्रिलिमिनरी वर्क करते हैं, ठीक है, और उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो कहलाता है प्रोमोटर। ठीक है, चाहे उसने सोचा हो कंपनी के बारे में, चाहे उसने लोगों को इकट्ठा किया हो, चाहे उसने कंपनी का पूरा मेमोरेंडम बनाया हो, जो भी हो, ठीक है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर कंपनी के जो भी पार्टिसिपेट करता है वो प्रोमोटर ही कहलाता है। ठीक है, ये होता है। अभी क्या है पोजीशन ऑफ प्रोमोटर, मैं पढ़ देता हूं अंग्रेजी वाला। ठीक है, प्रोमोटर इज एन इंडिविजुअल और एंटिटी दैट अंडरटेक्स द प्रिलिमिनरी वर्क नेसेसरी टू एस्टैब्लिश अ कंपनी। जो कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए नेसेसरी वर्क होते हैं, प्रिलिमिनरी वाले, वो सारे वो करते हैं, वही इंडिविजुअल वो प्रोमोटर कहलाते हैं। दिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वही ये डिसाइड करते हैं कि ये बिजनेस चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब कोई कंपनी बनेगा तो उससे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ये कंपनी बन चलेगी भी या नहीं चलेगी। आज के जमाने में अगर मैं कोई कंपनी बनाना चाहता हूं और वो कंपनी जो है ऑनलाइन गेमिंग का होगा, ठीक है, और जो ये क्या बोलते हैं
पैसे वैसे का लेन देन करेगा, तो वो कंपनी अब चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सरकार ने इसको बैन कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपनी बनाया जाए ना जिसका फ्यूचर में मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, तो ये होता है। तो दिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, preparing the company's incorporation. Promoters play a vital role in bringing a company into existence. ठीक है, but are not considered agent or employee of the company. किसी भी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए उनका पूरा योगदान होता है, किनका? प्रोमोटर का। लेकिन वो कंपनी के एजेंट नहीं होते हैं और ना ही वो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, जब तक वो प्रोमोटर काम नहीं करे, वर्क नहीं करे, तब तक कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकती। अब है पोजीशन ऑफ अ प्रोमोटर। लीगली प्रोमोटर ऑक्यूपाई अ फिड्यूशियरी पोजीशन टुवर्ड्स द कंपनी दे आर फॉर्मिंग। ठीक है, फॉर्मिंग दिस मीन्स दे आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स फ्यूचर शेयर होल्डर। देयर ड्यूटीज इंक्लूड, इनका ड्यूटी क्या होता है प्रोमोटर का? एक्टिंग इन गुड फेथ, कंपनी के अंदर वो गुड फेथ में काम करते हैं। ठीक है, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना क्रिएट हो, उसको अवॉइड करने का काम भी ये प्रोमोटर करते हैं। और फुल डिस्क्लोजर, एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द कंपनी मस्ट बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड टू स्टेक होल्डर। ठीक है, ये जो प्रोमोटर हैं, अगर कोई भी कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, अगर वो पर्सनल इंटरेस्ट में है तो भी उनको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ता है अपने स्टेक होल्डर के साथ। ठीक है, अब प्रोमोटर के कुछ ड्यूटीज भी हैं और कुछ लाइबिलिटीज भी हैं। तो ड्यूटीज क्या है? तो पहला है गुड फेथ में वो काम करें, नहीं सॉरी मैंने वो पढ़ दिया। पहला ड्यूटी है ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। They must disclose any personal interest or benefit arising from transaction relating to the company's formation। ठीक है, कंपनी को फॉर्म करते समय कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया गया था, ठीक है, जिससे उनको अगर कोई फायदा हुआ है या नहीं भी हुआ है, अगर उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट में किया था तो उसको भी डिस्क्लोज करने की ड्यूटी प्रोमोटर को है। ठीक है, दूसरा है ड्यूटी टू अवॉइड सीक्रेट प्रॉफिट। कंपनी से आप किसी भी तरीके का सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको आपको अवॉइड करना है, ये आपकी ड्यूटी है। तीसरा ड्यूटी है ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ। आपको कंपनी के अंदर गुड फेथ में काम करना है, ऑनेस्टली काम करना है और कंपनी के लिए काम करना है। आपके सारे एक्शन कंपनी के बेनिफिट के लिए होने चाहिए, हार्म के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटी टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। कंपनी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को, आप प्रोमोटर की ड्यूटी है कि वो उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, कंपनी के डिटेल्ड एक्यूरेट डिटेल आपको प्रोवाइड करना है ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो मिसलीड ना हो। ठीक है, ये भी ड्यूटी किसका है? प्रोमोटर का है। लाइबिलिटी भी है कुछ प्रोमोटर्स के, कुछ दायित्व हैं। पहला है लाइबिलिटी फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन। इफ अ प्रोमोटर मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस और अदर डॉक्यूमेंट, दे कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द लॉसेस सफर्ड बाय इन्वेस्टर एज अ रिजल्ट। ठीक है, अगर प्रोमोटर कोई कंपनी के प्रोस्पेक्टस में या किसी भी डॉक्यूमेंट में मिस रिप्रेजेंटेशन करता है जिसके कारण इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, उसके लिए लाइबल कौन होगा? प्रोमोटर होगा। दूसरा है पर्सनल लाइबिलिटी फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। Contracts entered into by promoters before the company's incorporation are personally binding on them unless adopted by the company's post incorporation। ठीक है, कंपनी बनाने से पहले, इनकॉर्पोरेट करने से पहले, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। अगर कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट किया था, किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, या किसी से पैसे लिए थे, वो आपकी जवाबदेही होगी अनटिल एंड अनलेस आपने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद आपने कंपनी में उसको दिखाया नहीं। ठीक है, कि कंपनी बनने के बाद, अगर रजिस्ट्रेशन होने के बाद
आपकी कंपनी के अंदर आपको आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे आपकी लायबिलिटी इतनी थी, अगर आपने कंपनी के अंदर दिखा दिया तब तो अच्छी बात है। अगर आपने कंपनी के अंदर नहीं दिखाया तो फिर वो आप उसके लिए पर्सनली बाइंडिंग होंगे। ठीक है। तीसरा है सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज। प्रोमोटर कैन फेस सिविल सूट फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है, और क्रिमिनल चार्जेस फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग मिसरिप्रेजेंटेशन और फेलियर टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट। अगर कोई प्रोमोटर कंपनी के अंदर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है या मिसरिप्रेजेंटेशन करता है या मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं करता प्रोस्पेक्टस में, तो उसके लिए उनके ऊपर सिविल और क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटी ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होता है, ठीक है, तो प्रोमोटर को लायबल ठहराया जा सकता है। ठीक है। इफ द कंपनी इज वाउंड अप, प्रोमोटर्स में बी हेल्ड लायबल फॉर मिसफीजेंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड केसेस एंड इन केसेस ऑफ फ्रॉड दे मे बी सब्जेक्टेड टू पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है। कंपनी जब बंद होती है और ये पाया जाता है कि इन्होंने कंपनी के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था या कोई फ्रॉड किया था, ठीक है, तो उनको लायबल ठहराया जा सकता है। छठा सवाल है हमारा, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अलोंग विद एक्सेप्शंस इफ एनी। ठीक है। ये बोल रहा है कि कोई भी कंपनी, एक सेकंड, हाँ, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अलोंग विद द एक्सेप्शंस इफ एनी। ये बोल रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है ये बताइए, और अगर कोई एक्सेप्शंस है तो वो भी बताइए। तो व्हाट इज द इंडोर मैनेजमेंट? दिस डॉक्ट्रिन प्रिज्यूम्स दैट outsider dealing with a company are entitled to assume that the company's internal rules and regulation, ठीक है, as outlined in its memorandum of association and article of association have been complied with. It operates on the principle that third parties are not expected to inquire into the internal working of the company. ठीक है। तो मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, ठीक है, तो हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, किसी को याद हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोल रहा था? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता था कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है और उन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये मान के चलता है कि उस आउटसाइडर ने कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, कंपनी के एमओए के बारे में पढ़ा है, कंपनी के एओए के बारे में पढ़ा है, और तब अगर उस आउटसाइडर के साथ कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, ठीक है, या कुछ उसको नहीं पता था जो कि रूल में लिखा था और उसके साथ अगर ऐसा कोई धोखा हो जाता है तो इसमें कंपनी के फेवर में हम बात करेंगे, उस आउटसाइडर को कोई भी ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ठीक है। हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कि भाई अगर आपने कंपनी में पैसा लगाया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी के रूल बुक में क्या है, एमओए में क्या है, एओए में क्या है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा और कंपनी के किसी रूल के साथ आपके साथ धोखा हो जाता है तो उसमें कंपनी लायबल नहीं होगा, कंपनी फायदे में रहेगी, नुकसान आपका होगा। तो इससे क्या होता था, कंपनी को मतलब कंपनी हर बार फायदा उठा लेती थी, ठीक है, कि भाई इसने पढ़ा नहीं है चलो यहाँ पे चौका मार लेते हैं। तो इससे क्या होता था, इससे होता था आउटसाइडर को नुकसान और फायदा किसको होता था? कंपनी को होता था। तो जब ये जो डॉक्ट्रिन था ये क्या बोलता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि हम इसमें आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को प्रोटेक्ट करता था आउटसाइडर के अगेंस्ट। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है कंपनी के अगेंस्ट। यहाँ कंपनी के फेवर में बात नहीं होगी, यहाँ पे आउटसाइडर के फेवर में बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है क्या बोलते हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि अगर कंपनी के किसी एओए में, ठीक है, या एमओए में कुछ भी ऐसा प्रावधान है, मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे जनरल मीटिंग का,
ठीक है, और जनरल मीटिंग का आउटसाइडर को पता नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई मैं कंपनी में इन्वेस्ट किया और कंपनी के एमओए एओए में लिखा था कि जनरल मीटिंग होगी। ठीक है, मैंने कंपनी में पूछा कि भाई जनरल मीटिंग हुआ क्या आउटसाइडर के तौर पे, तो कंपनी ने कहा हाँ हो गया। अब कंपनी में वो मैनेजमेंट में ये जनरल मीटिंग हुआ या नहीं आपको नहीं पता। ठीक है, लेकिन कंपनी बोल रही है कि हाँ हो गया, और आपको बाद में पता चलता है एग्जाम्पल के तौर पर कि कंपनी में मैनेज ये जनरल मीटिंग हुआ ही नहीं था। ठीक है, और उस परिस्थिति में अगर कोई आपका नुकसान होता है, ठीक है, तो इस परिस्थिति में वो कंपनी लायबल होगा, ना कि आप होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मैं वापस से समझाता हूं। हमने देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसमें क्या था, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये माना जाएगा कि आपने एमओए एओए पढ़ा है, बाद में आपके साथ कोई भी धोखा होता है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। इससे नुकसान होता था आउटसाइडर को। ठीक है, तो आउटसाइडर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और कंपनी को कैसे लायबल किया जाए, इसके लिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल लाया गया। ये जो डॉक्ट्रिन है वो आउटसाइडर के फेवर में बात करता है और कंपनी को, ठीक है, स्ट्रिक्टली डील करने की बात करता है। अब कंपनी के एमओए या एओए में लिखा था कि जनरल मीटिंग होगा, लेकिन ये किसी आउटसाइडर को पता नहीं है कि मीटिंग हुआ भी या नहीं हुआ। ठीक है, अब ये तो आपको पता नहीं है क्योंकि कंपनी में और एक आउटसाइडर के बीच एक वॉल होता है। अब कंपनी के अंदर क्या हो रहा है आपको क्या पता, आप तो सिर्फ पूछ ही सकते हो। ठीक है, और आपने पूछा तो बोला हाँ मीटिंग हो गया, लेकिन मीटिंग हुआ ही नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता है और आपको पता नहीं है और कंपनी के किसी प्रॉब्लम के कारण, ठीक है, इंटरनल मैनेजमेंट के कारण कोई नुकसान होता है तो उससे उस आउटसाइडर को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन सीधा बोलता है कंपनी के इंडोर अफेयर को, ठीक है, डील करना कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम है, इससे आउटसाइडर को कोई भी नुकसान क्यों होना चाहिए। ठीक है, जबकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता था क्या कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जानना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कंपनी गलत करती है तो कंपनी लायबल होगी। ठीक है, उसके लिए फिर आउटसाइडर लायबल नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिया गया है इस प्रोविजन में कि अगर आपको आउटसाइडर को ये पता है कि कंपनी जानबूझ के वो मीटिंग नहीं ले रही थी, ठीक है, आपको पता है कि कंपनी ने जानबूझ के वो मीटिंग नहीं लिया और आपने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया, और तब अगर कोई नुकसान होता है तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर दूसरा एक्सेप्शन इसमें है कि अगर आपको पता था कि कंपनी इरेगुलरिटी कर रही है, ठीक है, आपको शक था, फिर भी आपने उसको रेज नहीं किया और अगर कोई अप्रिय घटना हुई, ठीक है, आपको नुकसान हो गया, तो भी आप जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के तहत आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपने नेग्लिजेंस बरता, आपका ये दायित्व था कि कंपनी के ऊपर नजर रखें, कंपनी के इंटरनल अफेयर को भी डील करें, आपने नहीं रखा और कुछ ऐसी हो गई कंपनी के अंदर इंटरनल मैटर में, ठीक है, तो फिर आपको उसमें भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें एक्सेप्शन में आती है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के। तो उम्मीद है आप लोगों को ये छठा सवाल समझ में आया हो।